गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक, जैसे कि आपने देखा होगा पर्यावरण अध्ययन में कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, लाइक बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, तो वही सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जितनी भी चीज़ें अभी के सेशन में आपको न्यू लग रही है, ज़रूर से आप उसे नोट डाउन कर लें ताकि इवनिंग के सेशन में जब हम लोग क्विज कंप्लीट करें इसका, तो ये चीज़ें आपको फिर वहाँ पर हेल्प करें। ठीक है। और ईवीएस के यदि आप कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें आपका क्वेश्चन सीरीज भी रहेगा, ईवीएस पेडागोजी के नोट्स भी रहेंगे, उसकी भी सीरीज रहेगी, और साथ ही इसके अंदर आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर के 20 मॉक टेस्ट। ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको कंप्लीट एक पैकेज दिया जा रहा है ईवीएस का। यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सअप पे भी डिटेल सारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम वगैरह इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वायुमंडल में CO2 तथा अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल में होने वाली तापमान की वृद्धि को ही ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर कहा जाता है। आपको पता है वायुमंडल में CO2 तथा अन्य हानिकारक गैसें जितनी भी होगी, चाहे CFC हो गया, लाइक हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मेथेन गैस हो गया, है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पृथ्वी की सतह जो है एवं वायुमंडल का क्या होता जा रहा है, तापमान यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो ये तापमान इंक्रीज हो रहा है, इसे ही यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। मानवीय कारणों से CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है तथा इसके तापमान में होने वाले वृद्धि को सर्वप्रथम जो अमेरिकी वैज्ञानिक रोजर रेवल ने 1957 में ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम दिया था। तो ये चीजें तो आपको पूरी बताए, लेकिन आपको ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया गया अमेरिकी वैज्ञानिक जो रोजर रेवल के द्वारा 1957 में इसे नाम दिया गया था। ठीक है। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की सतह पर गैसों का आवरण जो है ग्रीन हाउस के शीशे के जैसा कार्य करता है, लाइक एक मिरर की तरह ये कार्य करता है। सौर विकिरणों को क्या करता है, पृथ्वी तक तो जाने देता है, मतलब जितनी भी सूर्य की किरणें वो पृथ्वी तक तो आ रही है, लेकिन इस मिरर के कारण जो है ये वापस से बाहर नहीं निकल पाती है और हमारे एटमोस्फियर में ही रह जाती है, मतलब कि हमारे वातावरण में ही रह जाती है। यदि आप इसको इस तरीके से कुछ कंसीडर करेंगे, मान लो कि ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, सूर्य की किरणें पहुंच गई, धरती तक पहुंच गई, धरातल तक पहुंच गई, इसकी सरफेस तक पहुंच गई। अब आया इनके जाने का समय, वापस से परावर्तित भी होगी, तो कुछ तो निकल जाती है, कुछ तो वापस से पहुंच जाती है, लेकिन कुछ जो है हमारे वायुमंडल में ही रह जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा पृथ्वी का जो पूरा वायुमंडल था, ये काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है, तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यही चीज क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है। और इसी प्रभाव को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है। अगर इसको और अपनी लैंग्वेज में समझे तो ये सौर विकिरणों को पृथ्वी पर जाने देगा, परंतु लंबी तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना, वही वायुमंडल में रहने देता है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह के तापमान को 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मली जो प्रक्रिया होती है उनके कारण, अभी तो मैनमेड चीजें इसके अंदर इंक्लूड भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति, यदि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट नहीं है तो पृथ्वी का तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर गिर सकता है। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडलीय CO2, CFC, CH4 या हेलोजन्स हो गए, उसके अन्य सब्सटेंसेज हो गए, तत्व हो गए, और अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण जो है ये प्रभाव बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कुछ चीजें प्राकृतिक होती है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन जब उसमें अपना मानव अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जब ये सारी गैसें उत्सर्जित करता है, तो और वातावरण का तापमान हम लोग बोलते हैं बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसे ही नाम दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यदि हम लोग समझे जो वातावरण हमारा इतना गर्म हो रहा है, इतनी जो वार्मिंग हो रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। वृक्षों की अत्यधिक कटाई हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, CO2 गैस की वातावरण में वृद्धि होती जा रही है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि के आरंभिक या पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वातावरण में, यानी कि हमारा जो एक एटमोस्फियर है उसमें क्या होती जा रही है, वायुमंडल में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये वापस से इस प्रकार से एक मिरर बना देंगे, इस प्रकार से एक लेयर बना देंगे, जिसके कारण जो तरंगे वापस बाहर नहीं निकल पाएगी। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से एरोसोल का उपयोग जो है, अग्निशमन यंत्रों तथा फोम के उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है, ये भी वातावरण में वही वार्मिंग ही कर रही है, वातावरण को गर्म ही कर रही है।
अनेक जैविक प्रक्रियाएं हो सकती है, कृषि कार्य हो सकते हैं, लाइक धान की खेती हो गई, जैविक क्रियाएं लाइक मीथेन गैस का जो श्रावण होना, वो सारी चीजें अपशिष्टों के सड़ने से जो है ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में क्या होती जा रही है, एकत्र होती जा रही है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने गए हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण हो गए। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पानी के वाष्पीकरण की दर बढ़ रही। अगर टेम्परेचर बढ़ा, वातावरण गर्म हुआ, तो डेफिनेट सी बात है कि वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। पानी बहुत ज्यादा जल्दी से वाष्पीकृत होगा, है ना, बहुत ज्यादा जल्दी। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा, वैसे वैसे पानी के वाष्पीकरण की दर यहाँ पर बढ़ जाएगी, इवोपरेशन दर बढ़ जाएगी, जिससे पानी में कमी आएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने से क्या होगा, जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय आबादी के जीवन को खतरा होगा। पेड़ पौधे और जंतुओं की मृत्यु दर बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा ना इस बारे में, कई सारे आइसबर्ग जो है टूटते जा रहे, पिघलकर समुद्र में गिरते जा रहे, समुद्र का जल स्तर जो इंक्रीज होता जा रहा है, तो वहाँ के आसपास की आबादी को ये खतरा बढ़ रहा है। पेड़ पौधे और जंतुओं की मृत्यु दर बढ़ेगी। जल एवं वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि होगी। असामयिक वृष्टि होना, अचानक से वृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि और बाढ़ जैसी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ना, अभी लास्ट 2 ईयर का यदि हम लोग कंपैरिजन करें, तो कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी सर्दी गर्मी, सारी चीजें पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या विनाशकारी दुष्परिणाम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के क्या क्या उपाय यहाँ पर हो सकते हैं। तो वृक्षों की कटाई को प्रतिबंधित करना चाहिए तथा आधिकारिक वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब कटाई को आप बंद कर दें, वृक्षों की कटाई होनी ही नहीं चाहिए। जो आधिकारिक वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, और क्या क्या कारक हो सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का मितव्ययता से, मतलब ज़्यादा इतना प्रयोग ना करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूर्णतः प्रतिबंधित ही कर दो, सीएफसी को बैन ही कर दो। रासायनिक खादों के प्रयोग को बंद करके इसका अल्टरनेट लाया जा सकता है सीएफसी का। रासायनिक खादों के प्रयोग को बंद करके जैविक खाद का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। आधिकारिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पर बचा जा सकता है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग इवनिंग सेशन में भी करेंगे, कुछ हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक लिखा हुआ है, मीना माता रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है। कुछ प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेयजल में कार्बनिक प्रदूषण के कारण, तेल उत्पन्न होने के कारण, जल में पारद युक्त, यदि कि पारा युक्त जो औद्योगिक कचरा होता है यदि उसको जल में बहा दिया गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वायुमंडलीय ऑर्गेनिक के कारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल में जब पारा की अधिकता बढ़ जाती है तो उसकी वजह से मीना माता रोग होता है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर आपको 3 टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, मतलब एक समझने वाली चीज़ है। सुपोषण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, जैव आवर्धन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। जो हम लोगों ने एक बार ईवीएस की 155 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करी थी, उसमें इन दोनों से रिलेवेंट एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन। वही टॉपिक आज हम लोग यहाँ पर थ्योरी में कंप्लीट कर रहे हैं। भौमजल यानी कि भूजल का अवशय और इसकी पुनःपूर्ति के क्या क्या तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को, यानी कि सुपोषण की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। राइट, ये प्रक्रिया या फिर ये जो सुपोषण की प्रक्रिया है या फिर ये जो यूट्रोफिकेशन है, ये कैसे काम करता है या फिर क्या कारण इसके हो सकते हैं। देखो, जलाशय हो गए, घरेलू अपशिष्ट हो गए, फास्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए इत्यादि से या फिर इनके अपघटन से, उत्पादकों के मिलने से पोषक पदार्थ समृद्ध हो जाते हैं। मतलब आप इसको अपनी एक खुद की लैंग्वेज में समझने का ट्राई करें तो कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे फास्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, या इसके सब्सटेंस हो गए NO2 NO3, इस तरीके से हो गए। तो अब ये सारे पदार्थ जो है जब जलाशय के अंदर मिल जाते हैं, पानी के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जलाशय अत्यधिक उत्पादक या सुपोषी हो जाता है। उत्पादक सुपोषी होना इन द सेंस कि यहाँ पर जो है आसानी से शैवाल वगैरह उत्पन्न हो सकती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सुपोषण की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा। पानी में ये सारे तत्व, हमारा जो एक साधारण सा जल था, प्योर जो शुद्ध जल था, उसमें ये सारे तत्व मिल गए। अपशिष्ट मिल गए, घरेलू अपशिष्ट मिल गए, ठीक है, फास्फेट मिल गया, नाइट्रेट या इसके अपघटन से जितने भी तत्व थे अब हमारे पानी में मिल चुके। अब पानी इतना सुपोषित यहाँ पर हो चुका है कि यहाँ पर ये जो शैवाल है या फिर जो एल्गी है, ये प्रचुर मात्रा में इसने क्या करा है, पूरे ही पानी को कवर कर लिया है। इस कारण प्रदूषित जल में शैवालों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और ये क्या करा, पूरा का पूरा शैवाल जो हमारी जल की सतह पर फैल चुका है। शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, अब देखो पूरी की पूरी सतह, जो पानी की सतह किसने कवर कर ली, शैवाल ने यहाँ पर कवर कर ली। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर इसके अंदर जो जीव जंतु रहते थे वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ गई। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ गई तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु जो होंगे उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहलाती है।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, जैव आवर्धन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है ना। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है कि कुछ कीटनाशक पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ जल में मिलकर जलीय जीवधारियों के माध्यम से विभिन्न पोषी स्तर तक पहुंच जाते हैं। आपने पूरा पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा है ना। तो विभिन्न पोषी स्तर से एक लेवल से दूसरे स्तर तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक स्तर पर जैविक क्रियाओं में इनकी सांद्रता में क्या होती जाती है, इंक्रीमेंट होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। इस क्रिया को ही बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन या फिर जैविक आवर्धन यहाँ पर बोला जा सकता है, या फिर इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रोसेस भी बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ गए, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल या फिर पॉल्यूटेंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। अब आप इसको समझे कि यहाँ पर जो छोटे छोटे से जीव थे, पानी के अंदर रहने वाले प्लांक्टन वगैरह हो गए, जो धारा की दिशा के साथ बहते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल तत्व जो पानी में थे वो इनके अंदर आ गए। अब इनको इस स्मॉल फिश ने खाया तो ये सारे तत्व जो सांद्रता है या जो कंसंट्रेशन है वो इसके अंदर मान लो 10% बढ़ गया। अब ये जब इसको बड़ी फिश ने खाया तो वो इसके अंदर बढ़ गया। अब इस बड़ी फिश को अगर ये इंसान जो है इसका सेवन करता है तो वो सारी जो कंसंट्रेशन या जितने भी पॉल्यूटेंट थे, केमिकल थे, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे, इसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी सांद्रता जो है इंक्रीज होती जाएगी और कई गुना ये क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। अब इस पैरामीटर के थ्रू अकेले इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर केवल इतनी ही सांद्रता थी और यहाँ आते आते पूरी उसने कवर कर ली है। आपने देखा होगा ना, जितनी भी बुरी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा अटैक करती है कंपैरेटिवली अच्छी चीज़ों के। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, इसी को क्या बोला जाता है, आवर्धन होना। हिंदी में आवर्धन का मतलब होता है इंक्रीज होना, और इंग्लिश में भी देखेंगे तो मैग्नीफाई करना, मतलब कि थोड़ी चीज़ें इंक्रीज हो जाना, उसी तत्व को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना, है ना, उसकी मात्रा में मॉडिफाई हो जाना, मैग्नीफाई हो जाना चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कुछ हानिकारक तत्वों का इन जीवों ने सेवन किया था तो डायरेक्टली कहाँ तक पहुँच गए, इंसान की बॉडी तक पहुँच जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारी जैव आवर्धन की। आगे बात करेंगे भौमजल का अवक्षय और इसको पुनःपूर्ति के तरीके क्या हो सकते हैं, यानी कि डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड मेजर ऑफ इट्स रिकवरी। तो वर्षा की कमी, है ना, वर्षा की कमी, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, तालाब या गड्ढों में अधिक अपशिष्टों के जमा होने के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में अत्यधिक जल की मांग के कारण भूजल का जो स्तर है दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। हम लोग जानते हैं इस वाली चीज़ को, है ना। हमने एक दिन वो टॉपिक किया था भौमजल क्या होता है और सतही जल क्या होता है, तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो ये जल यहाँ पर दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा कम होती जा रही है। इस कारण से कई क्षेत्रों में भूजल स्तर जो है न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। जल एक नवीनीकरणीय प्राकृतिक संपदा है, फिर भी इसकी सुचारू रूप से आपूर्ति करना जो है आवश्यक हो गया। गिरते हुए भूजल की स्थिति पुनःपूर्ति कई तरीकों से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब जो भौमजल है या भूजल जो आ रहा है उसको आप कई तरीके से सेव करके रख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा वर्षा जल को एकत्र करके उसका उपयोग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं, गड्ढों में उसको जमा करके रख सकते हैं। तालाबों तथा गड्ढों में सफाई करके जमा मलबे को हटाकर तालाबों में जो जल का जो है हम लोग यहाँ पर वेटेज उनका इंक्रीज कर सकते हैं। वर्षा के जल को जलाशयों में संग्रहित करना चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। कम भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में कम सिंचाई वाली लाइक शुष्क फसलों को उगाया जाए, जहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है। तो जिन फसलों को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है उसी प्रकार की फसलें वहाँ पर उगानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ओजोन परत के बारे में और उसके क्षय के बारे में समझते हैं। तो देखो, पृथ्वी के ऊपर ध्रुवों पर 6 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल स्थित है, जहां O3 यानी कि ओजोन की परत उपस्थित होती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अंटार्कटिका में हेली के केंद्र पर ओजोन परत की मोटाई जो है लगभग कितनी है, 33% रह गई है। इसे ही क्या कहा गया, मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर जो है छेद होता जा रहा है, वो जो परत है वो डिक्रीज होती जा रही है, उसकी मोटाई कम पड़ती जा रही है। इसे ही ओजोन छिद्र कहा गया है। इस छिद्र के लिए CH4, मेथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। CFC जो है ये जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये हेलोजन तत्व जो होते हैं या फिर हेलो कार्बन जो होते हैं इस वर्ग से संबंधित है। इसमें कार्बन और हेलोजन का समूह होता है जो मानव निर्मित गैसों की एक श्रृंखला है। मतलब कार्बन का हेलोजन से मिक्सचर कर लिया तो ये गैस जो है वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। CFC का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एरोसोल डिब्बों में किया जाता है, एयर कंडीशनिंग में किया जाता है, फोम के निर्माण में किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है ना। वायुमंडल में CFC के विघटन से क्लोरीन परमाणु बनते हैं जो O2O के अणु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये परत पूरी तरीके से नष्ट हो रही है। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लें कि किस प्रकार से अणुओं का विघटन हो रहा है। तो ये एक तत्व होता है जो मानव निर्मित होता है, CF2Cl2। अब ये क्या हो रहा है, ये विघटित होगा। ये कैसे विघटित होगा आप देखेंगे,
ये CF2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अलग से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर ये क्लोरीन जो है ओजोन गैस जो है उससे क्रिया करेगी, ओजोन परत जो उससे क्रिया करेगी, ClO का एक तत्व बन जाएगा और ये O2 होगी। अब ये ClO जो है वापस से O से क्रिया करके क्लोरीन प्लस O2 यहाँ पर रिलीज कर देती है। तो इस तरीके से पूरी ये प्रोसेस हमारी यहाँ पर चलती है। तो किस तरीके से O2 के अणु नष्ट होते हैं ये यहाँ पर बताया गया है, किसके माध्यम से, CFC के माध्यम से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से। और हमने ये भी देखा कि जो है CFC का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ओजोन छिद्र का प्रभाव। ओजोन परत की अनुपस्थिति में सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली धरातल पर आ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी, जिससे कई सारी बीमारियां, स्किन कैंसर होता है, मोतियाबिंद में वृद्धि हो रही है, मानव की प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो रही है और न्यूक्लिक अम्ल भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है ना। और ये किरणें पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर प्रभावित करती है। असमय पौधों का सड़ जाना, है ना, ये सारी चीज़ें इसी के कारण होती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब पर्यावरणीय प्रदूषण जो है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें प्रत्येक उपलब्ध स्थान पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। घरों में भोजन बनाने के लिए धुआं रहित ईंधन लाइक LPG, गोबर गैस, सौर ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वाहनों में धुएं को रोकने के लिए उसमें फ़िल्टर का प्रयोग किया जाए, ताकि जो डायरेक्टली धुआं जो है वातावरण में रिलीज़ ना करते हुए कुछ फ़िल्टर होकर वो जाए। ठीक है, ताकि वातावरण हमारा कम प्रदूषित हो। पॉलीथीन की थैलियों के स्थान पर कागज़ की थैली, कपड़े के थैले का प्रयोग करें। कूड़ा करकट डस्टबिन में ही डालें। पानी का दुरुपयोग न करके उसका संरक्षण करें। उत्सवों पर आतिशबाजी का प्रयोग पर रोक लग जाए या कम हम लोग करें। मल पदार्थ, गोबर तथा पौधों के अवशेष को गड्ढे में डालना चाहिए, जिससे ह्यूमस का निर्माण होगा। मिट्टी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता यहाँ पर बढ़ेगी, है ना। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ 3 पॉइंट और पढ़ेंगे। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या होते हैं, पुराने बेकार जहाज और ई अपशिष्ट क्या होते हैं, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट जो होती है किस तरीके से पर्यावरण को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के अंदर प्रदूषण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जल प्रदूषण को देख लेते हैं। जल स्रोतों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को जल प्रदूषण कहा जाता है। कहाँ कहाँ से हो सकता है जल प्रदूषित, ये बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वाहित मल, घरेलू बहिर्स्राव, घरेलू का जितना भी घरेलू कार्य जितने भी होते हैं उसके माध्यम से, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जो है जल, कृषि कार्यों से, कीटनाशकों के प्रयोग से, औद्योगिक गतिविधियों से जल प्रदूषण होता है। सेकेंडली यदि हम लोग बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायुमंडल में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे जीवों को नुकसान हो वायु प्रदूषण कहलाता है। दहन क्रिया, औद्योगिक गतिविधि, कृषि कार्य में कीटनाशकों के प्रयोग, औद्योगिक गतिविधियों से ही वायु प्रदूषण होता है। तीसरा जो पॉइंट है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ठीक है, अभी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हो गए लाइक नाभिकीय विखंडन हो रहा है, संलयन की प्रक्रिया हो रही है, या जितने भी पदार्थ जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं पर भी रिलीज कर दिए गए, तो इसके कारण जो प्रदूषण फैल रहा है वो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होगा। परमाणु ऊर्जा के अपशिष्टों के कारण भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण यहाँ पर फैलता है। शोर की, नॉइस पॉल्यूशन की बात करेंगे तो अवांछनीय ध्वनि जो है शोर यहाँ पर कहलाती है। वातावरण में फैली ऐसी अनियंत्रित ध्वनि अथवा शोर को ध्वनि शोर प्रदूषण कहा जाता है। आतिशबाजी के कारण हो सकती है, लाउड स्पीकर के कारण, हवाई अड्डा हमारे आसपास है तो उनकी आवाज़ों के कारण, उद्योग इत्यादि के कारण हो सकती है, इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। मृदा प्रदूषण की बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन मृदा में होगा। कीटनाशकों, खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर रहे, उर्वरकों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया तो इसकी वजह से मृदा प्रदूषण होगा। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव की ही बात कर ले तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण जीवों के ऊपर कई सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप बीमारियों के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले ल्यूकीमिया तथा अस्थि कैंसर हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारण मनुष्य में, गाय, बैल जितने भी जानवर होते हैं उनके रक्त तथा अस्थि का कैंसर, यहाँ पर इसका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। असामयिक बुढ़ापा आ जाता है, तो इस प्रदूषण के कारण जीवों की प्रजनन क्षमता घट जाएगी और उनमें असामयिक बुढ़ापा, यहाँ पर मतलब इंसान अपनी एज से पहले ही काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। पुराने बेकार जहाज के जो यूजलेस शिप्स होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो है अब बिना काम के, है ना, अब मरम्मत भी नहीं हो सकती, तो ये ठोस अपशिष्ट जो भी रहेगा ना, लाइक जिसे हम लोग स्क्रैप बोलते हैं, जहाज़ों को समुद्र तट पर तोड़कर उनका जितना भी कबाड़ रहता है, जिनका भी स्क्रैप रहता है, उसको निकाल लिया जाता है और तटों पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये सारे जितने भी तट होते हैं, समुद्र तट, वो काफ़ी ज़्यादा इनकी वजह से प्रदूषित हो रहे हैं। अब स्क्रैप में कई सारे होते हैं, एस्बेस्टोस होता है, सीसा होता है, पारा होता है, निकिल होता है, आदि तटीय क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषित करते हैं। तो बेटर है कि हम लोग उसका क्या करें, रिसाइकलिंग करें।
अगला पॉइंट होता है ई अपशिष्ट। अब ये ई अपशिष्ट क्या होता है? ई वेबसाइट आपने सुना होगा। ई अपशिष्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, इसे हम लोग ई अपशिष्ट बोलते हैं। कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जिन्हें मरम्मत करके ठीक नहीं किया जा सकता, ई अपशिष्ट कहलाते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में कई सारे सामान होते हैं, लाइक कैलकुलेटर वगैरह हो गए जो यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमने उसे फेंक दिया, या फिर कई ऐसी सारी पुराने फ़ोन वगैरह हो गए, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ई अपशिष्ट की कैटेगरी में आते हैं। विकासशील देशों में ई अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करके तांबा, सिलिकॉन, निकेल एवं स्वर्ण धातु प्राप्त किया जाता है। पुनर्चक्रण की क्रिया जो है आधुनिक विधियों से करके या फिर हाथों द्वारा किया जाता है, जिससे ई अपशिष्ट में मौजूद जो विषैले पदार्थ हैं, इन कार्यों में जुड़े लोगों को क्या करते हैं? दुष्प्रभाव डालते हैं, इनको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ई अपशिष्ट भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। चलिए आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस किससे संबंधित है? हरित शैवालों में अतिवृद्धि हो जाती है, क्या ये ग्रीन हाउस का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाना, घरों में सब्जी की खेती और टेरेस गार्डन का विकास होना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाना। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं? सॉलिड वेस्ट जो है, क्या है ये? तो देखो ये कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? ये अपशिष्ट आते हैं हमारे घरों, कार्यालय, भंडारों, विद्यालय आदि से रद्दी में फेंकी गई सभी चीज़ें आती हैं, जो नगर पालिका वाले क्या करते हैं? इन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर इनको निपटान करने की प्रोसेस करते हैं, मतलब इनका रिसाइकलिंग करना या जो जो भी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो ये जितना भी पदार्थ हमने इकट्ठा किया है, नगर पालिका वालों ने इकट्ठा किया है, उससे क्या बोला जाता है? ठोस अपशिष्ट बोला जाता है। इसमें आमतौर पर कागज, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु, रबर, चमड़ा, वस्त्र आदि होंगे। इनको जलाने से अपशिष्ट के आयतन में कमी तो आ जाती है, लेकिन क्या होगा? ये पूरी तरीके से जलता नहीं है, और खुले में इसे फेंकने से चूहों और मक्खियों के द्वारा प्रजनन स्थल पर ही कार्य करता है। सैनिटरी लैंडफिल में अपशिष्ट को संगठन के बाद गड्ढा या खाई करके डाला जाता है, प्रतिदिन धूल मिट्टी से इसको ढक दिया जाता है। तो ये नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट हो गया कि किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस आ जाएगी? CO2 आ जाएगी, CH4 आ जाएगी यानी कि मैथेन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी, CFC आ जाएगी। ठीक है, और इन्हीं की अत्यधिक वृद्धि से वातावरण का तापमान क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। उत्प्रेरक अभी आपने देखा, कैटालाइट कन्वर्टर के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब ये उत्प्रेरक आते कहाँ से? हमने देखा कि आनुवंशिक खतरे जो होते हैं बने रहते हैं इस पर। ठीक है, कैंसर होने का खतरा, आंखों में जलन, त्वचा से संबंधित समस्या, सारी इनके माध्यम से होती है। तो महानगरों में स्वचालित वाहन जो है वायुमंडल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जैसे जैसे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती है, ये समस्या अब छोटे शहरों में भी होती गई है। स्वचालित वाहनों का जो रखरखाव है उचित होना चाहिए। इसमें सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक परिवर्तक में कीमती धातु जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम लगे होते हैं, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये परिवर्तक जो स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं, जो विषैली गैसों के उत्सर्जन को यहाँ पर क्या कर देते हैं? कम कर देता है। तो ये होता है हमारा कैटालाइट कन्वर्टर। ठीक है, तो ये किस तरीके से उत्सर्जन को कम करने में हमारी मदद करेगा, ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट बी जो रेज होती है, किरणें होती है, इनके बारे में। तो ये जो UV जो बी विकिरण होती है, ये बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली किरण होती है तथा पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा पूरी तरीके से अवशोषित नहीं हो पाती, मतलब पृथ्वी का वायुमंडल इसको पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाएगा। ये किरणें जीवधारियों को बड़े पैमाने पर हानि पहुँचाती है। UVB जो है DNA को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिसका कारण उत्परिवर्तन हो सकता है। त्वचा की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त तथा शरीर में विविध प्रकार के कैंसर यहाँ पर इसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। इसके प्रभाव से त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारी आंखों का जो कॉर्निया है, ठीक है, सेंटर पॉइंट कॉर्निया, इस विकिरण को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और इसकी वजह से मोतियाबिंद होने का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही प्रतिरक्षा तंत्र को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कि पराबैंगनी किरण जो UV रेज स्पेसिफिक उसमें जो B वाली है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर हानिकारक होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अम्ल वर्षा क्या होती है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर ऑक्सीकरण के द्वारा जो सल्फर के ऑक्साइड है, लाइक SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये दोनों पैदा होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं? पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। यानी किसका निर्माण करते हैं? H2SO4 का निर्माण करते हैं। H2SO4 को बनाते हैं। वर्षा के दिनों में क्या होगा? जीवाश्म ईंधन के जलने से बनी SO2 और SO3 वर्षा की बूंदों के साथ क्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेगी। जब ये पृथ्वी पर गिरेगी तो यही कारण होता है अम्लीय वर्षा का। तो ये अम्ल वर्षा, एसिड रेन, इसी को बोला जाता है। वर्षा तो नॉर्मली होती है, लेकिन वातावरण में जो गैसेस प्रेजेंट है, SO2 और SO3 प्रेजेंट है, जब ये O2 से क्रिया करेगी, ठीक है, H2O से क्रिया करेगी, तो किसका निर्माण कर लेगी? H2SO4 का यहाँ पर निर्माण कर लेती है। अब इसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि त्वचा में जलन होती है, फफोले त्वचा पर पड़ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा,
ब्रोंकाइटिस और निमोनिया रोग यहाँ पर हो सकते हैं ऐसे ट्रेन के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। ये क्या होते हैं? आपने दो टॉपिक पढ़े होंगे, एक बायोग्रेडेबल पढ़ा है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वाला, ठीक है, या फिर इसे हिंदी में निम्नीकरणीय प्रदूषक बोला जाता है। हिंदी में एक निम्नीकरणीय होता है और दूसरा होता है अनिम्नीकरणीय। ठीक है, तो जिन प्रदूषकों का सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अहानिकारक पदार्थों में अपघटन हो जाता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना, तो वो चीज़ें क्या कहलाती? बायोडिग्रेडेबल, मतलब आसानी से अपघटित होने वाली चीज़ें क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। उन्हें जैव निम्नीकरण प्रदूषक यहाँ पर या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यहाँ पर बोला जाता है। ये कम हानिकारक होते हैं, मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि इस श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें या अनिम्नीकरण की बात करें, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाएगा, अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। ये ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं, प्रकृति में इनका रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है, पुनर्चक्रण यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि को इसी कैटेगरी में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें कवर कर ली हमने, बायोडिग्रेडेबल कर लिया और नॉन बायोडिग्रेडेबल कर लिया। अब जो निम्नीकृत होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आसानी से जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता है, इनकी रिसाइकलिंग प्रकृति में नहीं हो पाती है। क्वेश्चन देखिएगा, जल प्रदूषण किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। तो किसके कारण होता है? औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जो हमारा जल प्रदूषण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग 6 PM सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो जितना भी थ्योरी अभी आपने पढ़ा है उन सभी को आप लोग कंप्लीट करके रख लें, ताकि 6 PM सेशन में जब आप क्विज करेंगे ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर।